जय हिंद दोस्तों पिछले 15 दिन में भारत में लगभग 20 छोटे बड़े दंगे हो चुके हैं, जिनमें से 10 से 12 के दंगों के नाम तो आप अपने उंगलियों पर गिन सकते हैं कि कहीं से कोई खबर आ रही है, कहीं से कोई खबर आ रही है। और इस चीज के ऊपर जिस तरीके से सिचुएशंस क्रिएट हो चुकी हैं भारत में, ऐसा लग रहा है कि जैसे हिंदू मुसलमान के बीच का जो एक सामाजिक सौहार्द था, भाईचारा था, ताना बाना था, वो बर्बाद हो चुका है। लेकिन असलियत में क्या सच में ऐसा ही कुछ है या किसी बड़ी साजिश की बू आ रही है? मैं इसी चीज के ऊपर डिस्कस करूंगा, लेकिन उससे पहले छोटी सी एक रिक्वेस्ट कि दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, मेरे चैनल लाइक करें, मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरी ये वीडियोस आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। दूसरी चीज दोस्तों, अगर आप आईएएस, पीसीएस या किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हैं तो हमारा यूपीएससी का पीटी अगर आप तैयारी करने जा रहे हैं, या एसएससी, सीयूसेट, नेट, जीआरएफ, ग्रेड 1 टैट या कोई दूसरा एग्जाम, इन सब की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, तो कंसेप्ट्स ऑफ एनसीईआरटी आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रूव होगा। और इसलिए हमने क्या किया है, अभी अगले कुछ महीनों के लिए कंसेप्टर बैच लॉन्च किया है, जिसमें हम एनसीईआरटी हिस्ट्री से शुरू करने जा रहे हैं। 500 रुपीज पर मंथ इसकी फीस है। फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, या फिर इस ऐप स्टडी टेबल नाम की इस ऐप पर जाकर डाउनलोड, हमारी ये ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और जितना जल्दी हो सके इस कोर्स के लिए रजिस्टर करवाइए। आपको बहुत जल्दी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और आप आगे तैयारी करेंगे। अब मेन बात यह है, इसे समझिए दोस्तों, कि असलियत में पिछले 15 से 20 दिन में 2 अप्रैल से जो मामला शुरू हुआ, 2 अप्रैल को करौली के अंदर दंगा शुरू हुआ, वहां से अगर आप देखें 2 अप्रैल, उसके बाद रामनवमी जो है, उसके बाद हनुमान जयंती, यहां आप देखेंगे लगातार कहीं ना कहीं से आपको खबरें आ रही हैं, और इस तरीके से खबरें आ रही हैं कि जैसे हिंदू त्योहार, और खासकर तीनों में एक खास बात आपको ये नजर आएगी कि जो हिंदू फेस्टिवल्स हैं, ये हिंदू फेस्टिवल्स कहीं भी जाते हैं तो मतलब ये हिंदू फेस्टिवल्स जैसे ही मुस्लिम इलाके के अंदर एंटर करते हैं, वहां पर पथराव शुरू हो जाता है। दोनों ग्रुप्स, हिंदू वर्सेस मुस्लिम, शुरू हो जाते हैं, और हिंदू वर्सेस मुस्लिम के अंदर आप देखेंगे कि हिंदुओं में के ऊपर आरोप लगता है कि इन्होंने जो है प्रोवोकेटिव स्लोगन्स लगाए, यानी भड़काऊ भाषण दिए, और मुसलमानों के ऊपर आरोप लगता है कि इन्होंने स्टोन प्लांटिंग की, यानी पत्थरबाजी की। ऐसे में दोनों जो हैं आपस में भिड़ते हैं और यहीं से रायट्स होने शुरू हो जाते हैं। रायट्स होते हैं तो पॉलिटिक्स होती है, और जैसे ही यहां पर पॉलिटिक्स होती है, वहां से कहीं ना कहीं कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ना शुरू हो जाता है, और हर तरफ से ये कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट हर तरफ से, चारों तरफ से सिचुएशन को डैमेज करते हुए दिखा रहा होता है। और एकदम से ऐसा लगने लगा कि भारत के अंदर हिंदू मुस्लिम इकट्ठा कभी रह ही नहीं सकते, कोई सौहार्द नहीं है, और ये सिर्फ एक तरीके का वॉर, या यूं कहें एक तरीके का बैटल चल रहा है, जिसमें दोनों के दोनों एक दूसरे को जीने मरने तक खत्म करने के लिए तुले हुए हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आप नॉर्मली उठाकर देखिए, पहले कभी भी ऐसी सिचुएशन अगर पहले ऐसी सिचुएशन इंडिया में आई कब है, वो समझिए। इंडिया में सबसे पहली ये सिचुएशन अगर शुरू हुई है तो भाई, वैसे तो जब से इस्लामिक इन्वेशन हुआ है, तब से आप देखोगे कि इंडिया में कहीं ना कहीं इस्लाम वर्सेस रेस्ट प्रॉब्लम में रहा। और ऑफिशियल एक्सेप्टेंस अगर देखा जाए तो रजिया सुल्ताना के टाइम पर पहली बार ऐसा हुआ कि हिंदू मुस्लिम दंगे दिल्ली के अंदर भड़के, जहां एक तरफ हिंदू थे, दूसरी तरफ मुस्लिम्स थे, और दोनों एक दूसरे को मार रहे थे।
टीवी पे या कहीं पर भी आप लोगों को ये बता रहे होते हैं कि हिंदू मुस्लिम दंगे भड़के, तो और उससे पहले कभी भड़के ही नहीं, सारे कुछ आज हो रहा है, तो सब झूठ बोल रहे हैं। दंगे होते थे। अब जैसे ही ये दंगे शुरू हुए, उसके बाद 1857 तक भी आते आते आप देखोगे तो इंडिया में खूब दंगे हुए। लेकिन ब्रिटिश रूल में भी जिस तरीके से आप देखते हैं दंगे भड़के, ब्रिटिश रूल के अंदर भी जिस तरीके से दंगे भड़के, उसका सीधा सीधा मतलब ये था, ब्रिटिश रूल के अंदर जब दंगे भड़के तो वो तो कहीं ना कहीं डिवाइड एंड रूल का ही हिस्सा था। लेकिन वहां से पार्टीशन के टाइम पर अगर आप देखो तो इंडिया में पार्टीशन के टाइम पर सिविल वॉर लाइक सिचुएशंस जानबूझकर क्रिएट की गई और देश के ऊपर या खासकर कांग्रेस के ऊपर एक दबाव डाला मुस्लिम लीग ने कि कैसे भी करके हमें या तो पाकिस्तान दे दो, वरना देश को वो बुरा हाल करेंगे, इतना बर्बाद करेंगे कि कुछ कहीं मतलब देश किसी लायक नहीं रहेगा। यानी लड़ाई की धमकी दी और इस तरीके से। फिर उसके बाद आप देखते हैं तो 1980s, हालांकि उससे पहले भी दंगे होते थे तो वो बहुत ही लोकल लेवल पर होते थे, लेकिन आप अगर अब देखते हो तो 1980s से कहीं ना कहीं रथ यात्रा, शाहबानो केस एंड ऑल ये शुरू हुआ और 1992 के अंदर वो सिचुएशन हमारे को नजर आई जब बाबरी डेमोलिशन हुआ 1990 से 1992 के बीच तक। अगर 1990 से 1992 और या फिर 1993 को अगर आप देखें तो वहां ये हमारे देश का सबसे क्रिटिकल फेज रहा है, जिसमें जबरदस्त लेवल पर चारों तरफ आपको हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट नजर आएंगे। 1990 में एक्सोडस ऑफ कश्मीरीज देखने को मिला, कश्मीरी पंडित, तो यहां पर भी दंगे भड़के। उसके बाद 1992 के अंदर जब बाबरी डेमोलिशन हुआ वो, और उसके बाद बॉम्बे सीरियल ब्लास्ट जब हुए, बॉम्बे सीरियल ब्लास्ट्स हुए, उसके बाद यहां अगर आप देखते हो ये तीन सिचुएशंस, इन तीन सिचुएशंस के अंदर सबसे ज्यादा यही वाला सिनारियो देखने को मिल रहा था कि हर कुछ दिन में कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रिवोल्ट हो जाता, कहीं ना कहीं रायट छिड़ जाते। उसके बाद वो रायट्स की आग एक जगह से दूसरी जगह पे जबरदस्त लेवल पर फैल रही होती। लेकिन यहां क्या आप ये कहेंगे कि इसका जो रीजन था वो सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक था या इसका एक बड़ा रीजन इंटरनेशनल भी था? असलियत में अगर आप 1990 से लेकर 1990 से लेकर 1993 के बीच के टाइम पीरियड को देखेंगे तो वो असलियत में यहां ये हिंदू मुस्लिम रायट्स का एक पीक था। हिंदू मुस्लिम रायट्स का ये जो था ये एक पीक था, सबसे ज्यादा हाईएस्ट लेवल पर आपको हिंदू मुस्लिम रायट्स यहां पर होते हुए दिखाई देंगे। अब जब ये यहां हो रहे हैं हिंदू मुस्लिम रायट्स और इस लेवल पर हैं, तो ये असलियत में क्यों थे पहले समझिए। असलियत में 1989 के अंदर जिस तरीके से अफगान वॉर खत्म हुआ और डिक्लाइन ऑफ यूएसएसआर हुआ, उस समय पर दुनिया जो है वो बदल रही थी। डिक्लाइन या डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर हुआ, इसका मतलब वर्ल्ड ऑर्डर वाज चेंजिंग। वर्ल्ड ऑर्डर जो था वो चेंज हो रहा था और जैसे ही ये वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा था उस टाइम पर हर देश को अपनी तरफ मिलाने, घुटनों पर लाने से लेकर हर काम उस टाइम पर अमेरिका जैसे देश कर रहे थे। तो जैसे ही अफगान वॉर शुरू हुआ, कश्मीर इंसर्जेंसी शुरू हुई और इस कश्मीर इंसर्जेंसी को एक टूल की तरह इस्तेमाल किया गया टू डिस्ट्रॉय सोशल फैब्रिक
ऑफ इंडिया। ये एक रियल है पार्ट कि यहां पर इंडिया का जो सोशल फैब्रिक है उसे डिस्ट्रॉय किया जाए, और उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए एक्सोडस की जो पटकथा थी वो रखी गई। इस एक्सोडस यानी एक्सोडस में क्या था कि जो कश्मीरी पंडित थे उनका जब एक्सोडस होगा तो उसका सीधा सीधा मतलब ये है कि हिंदूज आर नॉट सेफ इवन इन इंडिया, इवन इन इंडिया। मुझे मतलब ये रियलिटी है कि पहली बार हिंदू को लगा कि भाई इंडिया में ही हिंदू सेफ नहीं है। ये नेचुरल है, ये एक मुद्दा क्रिएट कर दिया गया कि भाई हिंदू सेफ नहीं है, तो यहां पर हिंदू में एक एग्रेशन क्रिएट होगा। एक एग्रेशन ये क्रिएट होगा कि भाई ये अगर हिंदू सेफ नहीं है तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि भाई अच्छा नहीं होगा। और इसी एग्रेशन को पॉलिटिक्स के अंदर आप बदलते हुए देखेंगे, और यहां से बीजेपी ने रिवाइवल ऑफ, मेरा ऐसा अच्छे से मानना है कि देखिए सीधी सी बात यह है, बाबरी डेमोलिशन का बीजेपी को कोई प्लान था ऐसा बिल्कुल नहीं था। लेकिन मेरे को ऐसा हमेशा से लगता है, और जितने पुराने लोगों से भी बातचीत की है, वो जो उस समय के शुरुआती दौर के जो कार्यकर्ता रहे या कुछ अच्छी पोस्ट पर भी रहे, जो आजकल बिल्कुल ही जिसे कहते हैं कि रसातल में चले गए, इग्नोर हो गया जो भी, लेकिन वो स्वयं सेवक तो आज भी हैं। उनसे कुछ से जो बात हुई है, उनका ये कहना है कि कश्मीर से पहले किसी भी हिंदू का या किसी भी बीजेपी और आरएसएस का कोई भी ऑब्जेक्टिव, खासकर जिस लेवल पर वो थे, किसी को नहीं पता था कि इस तरीके से मस्जिद को ढहाकर कुछ एक्ट किया जाएगा। लेकिन जैसे ही कश्मीरी पंडित्स का एक्सोडस हुआ, इंडिया के अंदर एक फियर फैक्टर को जनरेट किया गया मेनली हिंदूज में, और असलियत में यहां पर मेजॉरिटी एग्रेशन को बढ़ावा दिया गया। और जैसे ही इस मेजॉरिटी एग्रेशन को बढ़ावा दिया गया, उस मेजॉरिटी एग्रेशन में एक फियर फैक्टर क्रिएट हुआ, और ये फियर फैक्टर के साथ एक डीमोरलाइज होने की बात शुरू हुई कि भाई हिंदू जो है वो डीमोरलाइज हुआ कि मैं अपने ही देश में सुरक्षित नहीं हूं। बरखा दत्त जैसे क्या कहते हैं मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन उस टाइम का जो सेंटीमेंट था, जिसमें मेरे पेरेंट्स उस टाइम पर एक अपनी यंग एज में होते थे, 20s और 30s, मतलब मेरे पेरेंट्स का मतलब मदर 20s में थी, फादर 30s में थे, तो वो उस चीज को बहुत बारीकी से उस टाइम पर देख रहे थे, तो नोटिस कर रहे थे, वो लोगों से बातचीत कर रहे थे। तो अपनी पेरेंट्स की या चाचे ताऊओं से उस टाइम पर जो भी थे उन सबसे जो बातचीत करी, तो वो यही कह रहे हैं कि एक फियर फैक्टर जनरेट हो गया कि यार हम ही अगर अपने ही देश में सुरक्षित नहीं है तो कहां जाएंगे। अब जब ये हुआ तो वहां से पॉसिबिलिटी ये है कि बीजेपी ने इस चीज को बाबरी डेमोलिशन से एक विक्ट्री की फॉर्म में प्रोजेक्ट करवाया कि भाई बीजेपी पे आरोप लगाओ, कांग्रेस आरएसएस पे लगाओ। मेरे को ऐसा लगता है बीजेपी, आरएसएस, कांग्रेस सब मिले हुए थे, क्योंकि बाबरी डेमोलिशन काशिफ अंसारी की जो बुक है उसमें जाकर आप देखेंगे तो ऐसा पता लगेगा कि जो पीवी नरसिम्हा राव थे वो जिस टाइम बाबरी डेमोलिश हो रही थी उस टाइम पर लगभग 2, 2.5, 3 घंटे तक पूजा में बैठे हुए थे, फोन ही नहीं उठाया किसी का। अब ऐसी सिचुएशन में इसका मतलब यह था कि एक सिचुएशन क्रिएट की जा रही थी ताकि हिंदू का एक कॉन्फिडेंस बढ़े। उसमें बाबरी को जानबूझकर इसलिए चुना गया क्योंकि राम से जुड़ा हुआ मुद्दा था। और दूसरी सबसे बड़ी बात यहां पर, उस टाइम पर जिस टाइम पर डेमोलिश हुआ उससे काफी साल पहले तक, शायद 20, 30, 50 साल पहले से नमाज पढ़नी बंद हो गई थी। ऐसी सिचुएशन में एक ये सिर्फ और सिर्फ ढांचा था, इसे मस्जिद नहीं कहा जा सकता, मस्जिद नुमा ढांचा था, या पॉसिबिलिटी वो एक ढांचा था, उस पे दावा दोनों का था। ऐसी सिचुएशन के अंदर जब डेमोलिशन हुआ तो इसका रिपरकेशन हुआ, और जब इसका रिपरकेशन हुआ तो हिंदू मुस्लिम रायट्स हुए,
और वो लगभग लगभग पूरे हिंदुस्तान के अंदर फैलते चले गए। अब यहां पर बहुत से कहेंगे कि बीजेपी आरएसएस का करना था। मेरा ऐसा मानना यह है कि इसमें बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल, वीएचपी, ये लोग सिर्फ फ्रंट पर खड़े होकर लड़ रहे थे, क्योंकि उस टाइम पर कांग्रेस से लेकर जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज था उन सब ने साइलेंट जो था वो एक्सेप्टेंस कर लिया था कि भाई जिस तरीके से इस टाइम हिंदू गुस्से में है, अगर इसका गुस्सा नहीं निकाला गया, क्योंकि भाई अगर मान लिया अफगानिस्तान में कोई प्रॉब्लम है पाकिस्तान में आ जाएंगे, पाकिस्तान में प्रॉब्लम है दुनिया के किसी दूसरे मुस्लिम देश में चले जाएंगे। हिंदुस्तान में तो हिंदुस्तान में इंडिया इकलौता ऐसा मुल्क है जहां हिंदू मेजॉरिटी में है, और यहां से अगर ये निकाले गए तो कहां जाएंगे। एक आम हिंदू में आज भी ये फैक्टर मौजूद है। इवन अगर मेरे से पूछा जाए और मैं एक्सट्रीम लेवल पर अगर कोई जाके सोचूं तो मेरे पास इंडिया के अलावा ऑप्शन नहीं है। तो अगर मेरे को ऐसा लगेगा कि मेरे घर में, मेरे मोहल्ले में या मुझे ऐसे धर्म के नाम पर निकाला जा रहा है, तो मैं भी उतना ही एग्रेसिव होऊंगा जितना दुनिया का कोई भी दूसरा बंदा हो रहा है, क्योंकि आई हैव नो ऑप्शन। और मुझे इतना भी भरोसा है कि अगर हिंदू को मारा जा रहा है ऑन द नेम ऑफ रिलीजन, तो कहीं पर भी उसकी सुनवाई करने के लिए दुनिया का कोई दूसरा देश भी मौजूद नहीं है, क्योंकि क्रिश्चियंस के दुनिया में सबसे ज्यादा देश है, 100 से ऊपर है। 56 देश मुस्लिम्स के हैं, बुद्धिस्टों के देश हैं, तो बुद्ध के नाम पर तो सभी खड़े होंगे, मुस्लिम के नाम पे 56 खड़े हैं। ओआईसी सबसे ज्यादा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन ही है यूनाइटेड नेशंस के बाद, क्रिश्चियंस के नाम पे खड़े होंगे, लेकिन हिंदू के नाम पे कोई नहीं खड़ा होगा। ये एज अ हिंदू होने की एक व्यथा मैं बता रहा हूं कि एक आम आदमी के अंदर, यहां मैं अपना नहीं, मैं एक आम हिंदू की तरफ से जो शब्द नॉर्मली सुनने को मिलते हैं उनके बारे में बता रहा हूं। जब ये सिचुएशन माइंड में क्रिएट होनी शुरू हो गई तो पॉलिटिकल पार्टीज को भी लगा कि कहीं ना कहीं आज अगर बीजेपी या आज अगर हिंदूज को डिमोरलाइज करने की कोई भी बात करी, या तुष्टीकरण की या किसी भी तरीके की बात करी, और या फिर इस बाबरी डेमोलिशन में किसी भी तरीके से रोड़ा बनने की कोशिश करी, तो ये एग्रेसिव हिंदू जो है सबको उखाड़ के फेंक देगा। क्योंकि अपनी ही जमीन पर 5 लाख के करीब हिंदू पंडित्स को जिस तरीके से, कश्मीर फाइल तो देखी ही जा रही है, जिस तरीके से मारकर भगाया गया था, वो अपने आप में एक गजब सिचुएशन थी। अपने आप में खुद सोचकर देखिए कि कहीं से अगर एक मुस्लिम भाई सोचकर देखे, एक मुस्लिम पॉपुलेशन को एक जगह से मार के भगाया जाए, आपके दिल पे जो बीतेगी, तो पंडितों को जब भगाया गया तो आम हिंदू के दिल पे क्या बीती, और वो भी सिर्फ इसलिए कि हिंदू हो इसलिए भगा रहे हैं। और वो जो कन्वर्ट, लीव, कन्वर्ट और डाई, ये 3 वाली जो सिचुएशन आ रही थी, और मतलब आदमियों को भगा दिया गया, औरतों को वहीं और बच्चों को वहीं, लड़कियों को वहीं रख लिया गया। तो वो वाली सिचुएशन, और जिस तरीके से कहानियां सुनने को मिलती है, और जिस तरीके से वो आरे से चीरने वाला एक मामला, बच्चे के सामने महिला का रेप करने वाला मामला, ये जब देखने को मिले तो, और वो कहानियां जब अखबारों में थोड़ी थोड़ी आनी शुरू हुई, क्योंकि उन्हें बुरे तरीके से दबा दिया गया था। और सबसे बड़ी बात यह कि इंडिया जो है वो एक तरीके की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से गुजर रहा था, क्योंकि कोई भी सरकार ऐसी नहीं थी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं थी जो कंप्लीट मेजॉरिटी वाली गवर्नमेंट बना ले। और जिस तरीके से राजीव गांधी की हत्या हो गई, उसने देश को और ज्यादा डिमोरलाइज कर दिया। वहां से कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम रायट्स को एक वेपन बनाया गया इंडिया को डिस्टेबलाइज करने का और उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट करने का। वो जो आग थी ना दोस्तों, वो आग लगातार जो चली, वो 2002 के दंगों में भी साफ नजर आई। मैं 2002 के दंगों में भी साफ बायसनेस तब देखता हूं जब गोधरा के अंदर जो 59 कार सेवक मारे गए, उनका कहीं कोई जिक्र नहीं होता और बड़ी बेशर्मी से उसे दबा दिया जाता है, और उसके बाद एक रिएक्शन की फॉर्म में जो हुआ उसे भड़का दिया जाता है, या उसे बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है कि हिंदू एग्रेसिव है। असलियत में बराबरी दोनों की थी, बराबरी दोनों की थी। क्रिटिसाइज करो तो दोनों को करो, किसी एक को क्रिटिसाइज करके और दूसरे के गुनाह को छिपा लो तो वो ठीक बात नहीं है।
2002 के बाद और इन लोगों की बेशर्मी देखो कि 2012-13 के 2013 में जो दंगे हुए मुजफ्फरनगर में, उसको भी दबा जाते हैं ये लोग। उसमें तो मुंह में दही जम जाती है कि ना भाई वो तो खेलकूद प्रतियोगिता थी। लेकिन आप देखो गोधरा के बाद भी, गोधरा जैसा बड़ा दंगा हुआ उसके बाद भी पूरे हिंदुस्तान में कहीं कोई दंगे की खबर नहीं आई। ऐसा कुछ नहीं आया कि पूरे हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम रायट्स फैल गए हो, कहीं नहीं था। कहीं से कोई रिएक्शन ना हिंदुओं का कहीं पर दिखाई दिया, ना मुस्लिम्स का कहीं पर दिखाई दिया। गोधरा का दंगा गोधरा में रहा, या गुजरात का दंगा गुजरात में और अहमदाबाद में रहा, और कहीं नहीं गया। वही हाल मुजफ्फरनगर के दंगों को देखने को मिलता है कि मुजफ्फरनगर के अंदर भी दंगे हुए, खूब समस्या आई, सब चीजें हुई, बड़ा दंगा था, लेकिन यह दंगा फैला नहीं कहीं पर भी। यह दंगा कहीं पर भी फैला नहीं, बिल्कुल किसी तरीके से नहीं फैला। लेकिन जैसे ही आप अब देखते हो, टाइम पीरियड भी आप देख सकते हैं, 1991, 1992 बाबरी डेमोलिशन, फिर 2002, फिर 2013, अब 2020 और 2022। 10-10 साल का एक गैप है, 10-10 साल का एक गैप है। लेकिन जो 1990s में वर्ल्ड ऑर्डर वॉज चेंजिंग वाली सिचुएशन थी, आज भी आप अगर देख सकते हैं तो यहां पर भी वर्ल्ड ऑर्डर वॉज चेंजिंग। अच्छा, 2002 में भी आप अकेले इसे मत देखो, क्या नाम है, अफगान वॉर शुरू हुआ जो अपने आप में सबसे बड़ा था। यस, 2013 के अंदर राइज ऑफ चाइना शुरू हुआ जो अपने आप में सबसे बड़ा था। और 2020 से 2022 के बीच में वर्ल्ड ऑर्डर वाज चेंजिंग दोबारा से देखने को मिल रहा है। और यहां खुलकर असलियत में पूरी दुनिया के अंदर बदलाव देखने को मिल रहे हैं। चाहे कोरोना आ जाए, चाहे इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाए, चाहे सरकारों का भगाना आ जाए, चाहे एक के बाद एक सरकारों का गिरना आ जाए, जो चाहे इमरान खान ले लो, चाहे इजराइल के प्रधानमंत्री का ले लो, चाहे क्या नाम है श्रीलंका का ले लो, नेपाल के अंदर सिचुएशंस देख सकते हैं, म्यांमार में सिचुएशंस देख सकते हैं, अफगानिस्तान में सिचुएशंस देख सकते हैं, इसी तरीके सीरिया में और सब जगह पर जहां जहां पर आप देख रहे हैं, तो बड़ी तेजी के साथ जापान तक जैसे देश के अंदर जो सिनारियो चेंज हो रहा है, फ्रांस के अंदर सिनारियो चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। जर्मनी के अंदर 16 साल से राज करने वाली जो एंजेला मार्केल है उनको हटा दिया जाता है, पुतिन को हटाने की कोशिश की जा रही है, अमेरिका के अंदर बड़े चेंजेस आ रहे हैं। तो दुनिया में बहुत बड़े बड़े बदलाव एकदम से जो आ रहे हैं उसमें ये दुनिया बदल रही है। वर्ल्ड ऑर्डर इज चेंजिंग। और जब ये वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है तो जहां जहां पर चेक एंड बैलेंस के लिए, चेक एंड मेट के लिए एक दूसरे देश को, अच्छा यहां मजे की बात यह है, दुनिया, वर्ल्ड इज मूविंग टूवर्ड्स वर्ल्ड वॉर। अब वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रही है। ऐसे में हर देश को चेक एंड मेट का सहारा लेना पड़ रहा है। इंडिया अपनी चालें चल रहा है और दुनिया, इंडिया के जो दुश्मन हैं वो अपनी चालें चल रही हैं। यहां आप खुले तौर पर देख सकते हैं कि असलियत में डायरेक्ट, अच्छा इंडिया की खास बात यह है कि डायरेक्ट तो आप इंडिया पर कंट्रोल कर नहीं सकते, क्योंकि इंडिया के अंदर एक स्ट्रांग गवर्नमेंट है और वो स्ट्रांग गवर्नमेंट इस हद तक है कि पेट्रोल से लेकर सारे दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, फिर भी सबसे ज्यादा महंगाई है, पेट्रोल से ज्यादा दाम, पेट्रोल के दाम बहुत ज्यादा हैं, सब चीजें बहुत ज्यादा है, फिर भी सरकार के साथ मजबूती के साथ लोग खड़े हुए हैं। और इस हद तक मजबूती के साथ खड़े हुए हैं कि यहां सिचुएशन, लोग मतलब सरकार को हिलने नहीं दे रहे कि मोदी जी आप 15 लाख रुपए दे के जाओगे तभी जाने देंगे, वरना हम नहीं जाने देंगे, टाइप वाली एक सिचुएशन बनी हुई है। ऐसी स्ट्रांग गवर्नमेंट के लिए ऑब्वियस सी बात है, यहां पाकिस्तान वाला तो खेल हो नहीं सकता कि जी हम अपना समर्थन वापस ले रहे हैं या हम अपना समर्थन वापस ले रहे हैं। ऐसा कोई खेल तो हो नहीं सकता। अब ऐसा अगर खेल नहीं हो सकता,
सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, तो ऑब्वियस सी बात है इंडिया। अच्छा, दूसरी चीज ये कि फाइनेंशियल पावर है इंडिया, और ये फाइनेंशियल पावर इस आज के दिन इस हद तक है कि श्रीलंका, भाई मालदीव का तो कर्जा उतरवा दिया, अब श्रीलंका का कर्जा वापस करवा रहा है इंडिया। नेपाल के अंदर से चाइना को खदेड़ने की तैयारी शुरू कर रखी है, और बहुत जल्दी ही नेपाल से चाइना भागता हुआ नजर आएगा। पाकिस्तान के अंदर हालात ऐसी है कि चाइना को बांध के बिठा रखा है। तो ऐसे में इंडियन ओशियन के अंदर जिस तरीके से चाइना को इंडिया काउंटर कर रहा है, उसमें साफ साफ नजर आ रहा है कि इंडिया काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में इस टाइम पर मौजूद है। अब यहां अगर स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर मौजूद है, तो दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो इंडिया ने अपनी जो बॉर्डर्स हैं वो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिए हैं कि असलियत में एक्सटर्नल टेररिस्ट जो हैं, जो पाकिस्तान से इन्फिल्ट्रेशन था, उसे ऐसा रोक दिया, चाहे पाकिस्तान से हुआ, चाहे नेपाल से हुआ, चाहे बांग्लादेश से हुआ, उसे इस हद तक रोककर खड़ा कर दिया कि सिचुएशन बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पर है, कोई आ ही नहीं पा रहा। और जो घुसने की तैयारी भी कर रहा है, घुस भी पा रहा है, वो सीधे सीधे कश्मीर के अंदर ही उसको एनकाउंटर कर दिया जाता है। कश्मीर का बॉर्डर तो क्या मतलब, बॉर्डर के कुछ किलोमीटर दूर तक नहीं घुस पा रहा। यानी बॉर्डर्स को बहुत ज्यादा स्ट्रांगली आपने मजबूत कर लिया है, फाइनेंशियली आप स्ट्रांग हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि पूरी दुनिया के अंदर जो आपका इंटरनेशनल रिलेशंस है वो इतना ज्यादा न्यूट्रल है इस टाइम पर कि पूरे देश अपना सर पटक पटक के रो पड़े, लेकिन इंडिया जो है वो टस से मस होते हुए दिखाई नहीं दे रहा। यही एक कारण है कि आप इतना ज्यादा मजबूत हैं। तो जब पहाड़ मजबूत होता है तो असलियत में चूहा जो है वो पहाड़ की जड़ें खोदना शुरू करता है। और एक पहाड़ को, बड़े से बड़े पहाड़ को ढहाने के लिए आपको बड़े किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। एक चूहा है, चुपचाप आएगा, धीरे धीरे अपना कुनबा बढ़ाएगा, जड़ें खोदेगा और पूरे के पूरे पहाड़ को मिट्टी के ढेर में कन्वर्ट कर देगा। यही होगा, यही होता है, पूरे के पूरे पहाड़ को मिट्टी के ढेर में कन्वर्ट करते हुए देर नहीं लगाता। मैं चूहे की बात कर रहा हूं। वही चीज यहां नजर आएगी कि असलियत में जब इंडिया बाहर से इतना स्ट्रांग है, सारी चीजें बहुत ज्यादा मजबूत हैं और इसका आप कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे, तो असलियत में सोशल हार्मनी को एकदम से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करो। और इस सोशल हार्मनी को डिस्ट्रॉय करोगे तो पॉलिटिकल, अब भाई यहां पर जानबूझकर क्रिएट क्या होगा, सोशल क्राइसिस। ये एक तरीके का सोशल क्राइसिस है। इस सोशल क्राइसिस को कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही है पॉलिटिकल क्राइसिस में। अब अगर पॉलिटिकल क्राइसिस में अगर मान लिया सरकार स्ट्रांग है और पॉलिटिकल क्राइसिस कन्वर्ट नहीं हो रहा, तो इस सोशल क्राइसिस को जानबूझकर माइनॉरिटी का इशू बनाया जाएगा। और ये याद रखिए, माइनॉरिटी का एक विक्टिम कार्ड क्रिएट किया जाएगा। और ये हमेशा प्रोजेक्ट किया जाता है दुनिया के हर देश में, हर जगह पर यह प्रोजेक्ट किया जाता है। हर देश में हर जगह माइनॉरिटी को विक्टिम की तरह प्रोजेक्ट किया जाता है। और कभी भी ये नहीं देखा जाता, भाई मैं इंडिया के अंदर मुस्लिम्स को माइनॉरिटी नहीं मान सकता। 14% की मेजॉरिटी के साथ, 14% की एक सिग्निफिकेंट परसेंटेज के साथ सेकंड मेजॉरिटी की फॉर्म में है, माइनॉरिटी नहीं है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे जिले, बहुत सारे गांव, बहुत सारे राज्य मिल जाएंगे जहां पर मुस्लिम्स जो हैं, जिले तो अथाह मिलेंगे, इलाके अथाह मिलेंगे, ब्लॉक्स बहुत बड़े बड़े मिलेंगे जहां पर मुस्लिम्स खुद मेजॉरिटी में हैं। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर ऐसे और बहुत से शहर ऐसे मिलेंगे जो जहां मुस्लिम मेजॉरिटी के अंदर हैं और वहां माइनॉरिटीज में हिंदूज हैं। तो ऐसी सिचुएशन में यह कहना बहुत मुश्किल है या ये एक्सेप्ट किया ही नहीं जा सकता कि माइनॉरिटीज हैं। सेकंड मेजॉरिटी और फर्स्ट मेजॉरिटी का मामला है, लेकिन ब्रिटिश अंग्रेज जो हैं या फिर फॉरेन कंट्रीज जो हैं वो ह्यूमन राइट्स इशू या ह्यूमन राइट्स इश्यूज या माइनॉरिटी राइट्स इश्यूज उठाएंगे और शोर मचाएंगे कि भैया इंडिया जो है वहां पर ये माइनॉरिटी राइट्स और
ह्यूमन राइट्स जो हैं वो खतरे में हैं। अभी पिछले कुछ दिनों पहले ही, पिछले हफ्ते की ही बात है, एस जयशंकर सर अमेरिका जाके खड़े होकर वहां उनके मुंह पे कह रहे हैं कि तुम्हारे को अगर हमारे माइनॉरिटी राइट्स की या हमारे ह्यूमन राइट्स के बारे में टेंशन, तो वही ह्यूमन राइट्स की टेंशन हमें भी तुम्हारे देश के लिए है, ऐसा ही विचार हम भी आपके देश के लिए रख सकते हैं। और साथ में उस विचार के साथ साथ अगर वो हमारी कम्युनिटी से जुड़ा हो तो हमें और ज्यादा टेंशन है। अब सोच लो, अमेरिका की बोलती बंद हो गई, लेकिन मौका तो मिल गया ना। यहां ये सिचुएशन समझिए कि असलियत में जानबूझकर यहां पर, और मजे की बात, नॉर्मली पहले क्या होता था, पहले हिंदू वर्सेस मुस्लिम, लड़की छेड़ने जैसे मुद्दे पर या मंदिर तोड़ने जैसे मुद्दे पर या मस्जिद तोड़ने जैसे मुद्दे पर क्रिएट होता था। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि हिंदूज के दिमाग में दोबारा से, पहला मामला कश्मीरी के मामले में कि कश्मीरी पंडित्स को निकालकर हिंदू को फील हुआ कि भाई हम अपने देश में ही सुरक्षित नहीं है। अब की बार हिंदूज को फेस्टिवल सेलिब्रेशन के नाम पर भड़काकर यह दिमाग में लगाया जा रहा है कि भाई असलियत में हिंदू अपने फेस्टिवल अपने देश में सेलिब्रेट नहीं करेगा तो कहां करेगा। हिंदू अपने फेस्टिवल्स अपने देश में सेलिब्रेट नहीं करेगा तो कहां करेगा। यानी दोबारा से एक तरीके से इनसिक्योरिटी यहां पर क्रिएट की जा रही है। और मैं इसमें बहुत ज्यादा सा एग्री नहीं हो रहा, मैं नहीं मान पा रहा कि क्या ये जो इनसिक्योरिटी है ये असलियत में हिंदूज के अंदर आरएसएस बीजेपी ने क्रिएट की है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वास्तव में देखिए, जो प्रोवोकेटिव स्लोगन्स होते हैं उनकी खास बात यह होती है कि भाई असलियत में ये जो प्रोवोकेटिव स्लोगन्स हैं, ये जो भड़काऊ नारे जो लगाए जाते हैं, इन प्रोवोकेटिव स्लोगन्स की खास बात यह होती है कि असलियत में जहां पर भी जो भी एक ग्रुप जोश में होता है वो ऐसे स्लोगन्स लगा रहा होता है। और आज से नहीं, हमारे इलाके के अंदर कितनी बार ताजिया निकलता है, ताजिए के अंदर खुले तौर पर तलवारें लहराई जाती हैं, खुले तौर पर गजवाए हिंद का नारा लगाया जाता है, खुले तौर पर काफिरों को वाजिबुल कत्ल का डिक्लेयर किया जाता है, और खुले तौर पर हर वो काम किया जाता है जो इस समय पर नजर आता है आपको कि यहां पर जो इस समय पर आपको हिंदुओं के द्वारा किया जाता हुआ नजर आ रहा है। यहां तक कि जब वो ताजिया निकल रहा होता है तो मंदिर तक के गेट कई बार बंद कर दिए जाते हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि बाहर अगर मान लिया केले का पेड़ है, तुलसी रखी हुई है, तो उसके अंदर भी अपना इस्लामिक झंडा गाड़ के लड़के चले गए हैं। तो असलियत में प्रोवोकेशन दोनों ग्रुप से होता है, और ऐसा नहीं है कि किसी एक से हो। मैं इन हाई लेवल पत्रकारों की बात नहीं कर रहा, रवीश कुमार, बरखा दत्त, या फिर ऐसे ऐसे जो बिल्कुल ही 5 स्टार एसी कमरों के अंदर बैठकर रहते हैं। मैं वो इंसान हूं जो इन जगहों पर जाकर देखता है, बाकायदा इनसे मिलता है, बातचीत करता है। अब तो खैर थोड़ा सा लोग जानने लग गए हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि मैं इनके बीच में बैठकर, चाहे मेरे को कुछ भी करना पड़ता, मैं आराम से बैठ के इनसे बातचीत करता, तो मेरे को पता लगता कि माइंडसेट दोनों ग्रुप्स का एक जैसा है। बीइंग अ हिंदू मेरे को तो पता है कि इनका माइंडसेट क्या है, लेकिन मुस्लिम्स का माइंडसेट, और खासकर जो मदरसा एजुकेटेड लोग हैं, उनका माइंडसेट तो और ज्यादा कट्टर है। वो तो खुल के कहते हैं भाई जा हिंदू, हिंदू को एक गाली के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन के सोच कर देखिए, आप जा रहे हैं, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को कहता है अबे जा हिंदू, और मैं देख रहा हूं ना, क्या है बे, कहता है बे तुझे नहीं कह रहा, उसको कह रहा हूं। कैन यू इमेजिन? दैट वाज अ शॉक टू मी कि अबे जा हिंदू। ये जब आप गालियों की तरह सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि प्रोवोकेटिव स्लोगन्स दोनों तरफ से होते हैं। आज हिंदू ज्यादा दिखाई दे रहा है और मुस्लिम को माइनॉरिटी प्रूव करके एक विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है, लेकिन रियलिटी ये है प्रोवोकेटिव स्लोगन्स शुरू से होते रहे हैं। और जहां ये 4 ग्रुप इकट्ठे हो जाएंगे, 4 20 30 50 100 लड़के एक ही कम्युनिटी के इकट्ठे होंगे, वहां ऐसी हरकतें होती हैं। अब जब वहां ऐसी हरकतें होती हैं तो ऑब्वियस सी बात है, होगा क्या यहां पर? होगा ये प्रोवोकेटिव स्लोगन्स की वजह से शुरू से रहा, इतनी तेजी के साथ दंगा नहीं भड़का। लेकिन यहां जो मामला है, वहां यहां क्या हो रहा है कि एक मान लिया धार्मिक यात्रा, शोभा यात्रा जा रही है, प्रोवोकेटिव स्लोगन्स हो रहे हैं, उन प्रोवोकेटिव स्लोगन्स के ऊपर एकदम से
किसी भी छत से पत्थर आने शुरू। पत्थर मैं मानकर चल रहा हूं कि किसी सही मुसलमान ने नहीं मारे, लेकिन एक ऐसा मुसलमान जो धार्मिक उन्माद से वो भी भरा पड़ा है। देखो, अगर उकसाने वाले की गलती है तो प्रोवोकेशन में आ जाने वाले की भी उतनी गलती है। भाई, उकसाने वाले की गलती अगर है तो जो उकसावे में आ गया वो भी तो उतना ही गुनहगार है। गुनहगार तो दोनों है, बेवकूफ दोनों है। फिर अगर मैंने किसी को गाली बकी, दूसरे ने किसी ने, भाई मुझे किसी ने गाली बकी और मैंने उसका कत्ल कर दिया, तो जिसने गाली बकी अगर उसका गुनाह है तो मैंने जो कत्ल किया वो ठीक थोड़ा ना हो गया। तो गलती तो दोनों की है, क्योंकि हमारे को कोर्ट जाना चाहिए था, वो कोर्ट गए नहीं। और स्टेट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कोर्ट में तो मुकदमे जो हैं वो जज साहब को, कई बार तो ऐसा होता है कि मुकदमे जो है जज साहब के मरने के बाद फैसले सुनाए जाते हैं और वादियों के मरने के बाद फैसले सुनाए जाते हैं। ये रियलिटी है। हमारी जो जुडिशरी है वो इतनी ज्यादा थकी हुई है, इतनी ज्यादा, मतलब जिसे कहते हैं बस वो हालात खराब है। लोगों को भरोसा ही नहीं हो पा रहा हमारी जुडिशरी के ऊपर कि स्टेट कुछ अच्छा काम करेगा। नतीजा क्या है, लोग अपने फैसले खुद ही करना तैयार शुरू कर देते हैं और नतीजा उसका यह होता है कि दंगे भड़क रहे हैं। लेकिन यहां फॉरेन पावर्स जो है वो फॉरेन पावर्स इन चीजों को इन्वेस्ट करती हैं, इन चीजों में कुछ नहीं करेंगी। किसी भी इलाके से धर्म यात्रा, धार्मिक यात्रा, शोभा यात्रा जानी है, वहां पत्थरबाजी करवा देगा और 20 लोग पत्थरबाजी करेंगे, 5 आदमी 10 आदमी पत्थरबाजी करेंगे और 10 आदमियों को पत्थरबाजी करने के 10-10 हजार रुपए दे दिए और ये कहा पत्थरबाजी करके भाग जाओ। भाई उन्होंने पत्थरबाजी करी, इधर से तुमने कर, हिंदुओं ने करी, दोनों ने एक दूसरे को पत्थरबाजी करना शुरू किया, माहौल बिगड़ गया। अब तो दोनों तरफ से लड़ेंगे, दोनों तरफ से लड़ेंगे। अब वही चीज है, नमाज पढ़ के आ रहे हैं, 4 लड़कों ने क्या किया, नमाज पढ़ते हुए आते हुए मंदिर के ऊपर पत्थरबाजी शुरू कर दी। अब जैसे वो नमाज पढ़ के आते हुए लोगों ने मंदिर में पत्थरबाजी शुरू करी, वहां से ऑब्वियस सी बात है रिएक्शन आया और जैसे रिएक्शन आया बाकियों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। तो माइंडसेट तो वही है ना, माइंडसेट वही है, वैसा ही है। तो इस माइंडसेट को बदलना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन इस माइंडसेट को बदलने के लिए तो आपको बहुत सारे दशक लग जाएंगे। लेकिन जो फॉरेन पावर्स हैं वो कुछ पैसा, अब और यही कारण है हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, जो फॉरेन इन्वेस्ट, वो जो क्या नाम है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन FCRA रेगुलेटरी एक्ट जो है उसमें चेंज किया और बाहर से जो पैसा आ रहा था उसे कंट्रोल किया। फ्रस्ट्रेशन इस चीज की भी है कि पैसा जो बचा हुआ है उस थोड़े से पैसे को ही ऐसी जगह इन्वेस्ट करो जहां से रिटर्न ज्यादा हो, थोड़े से पैसे को ऐसी जगह इन्वेस्ट करो जहां से रिटर्न ज्यादा हो, रिटर्न पत्थर की बाबाजी की फॉर्म में। नतीजा उसका यह है कि पूरे का पूरा देश एकदम से जलना शुरू हो गया और वो भी ऐसे हालात में जब पूरी दुनिया के अंदर बाहर जल रहा है और भारत की सरकार मजबूती के साथ खड़ी हुई है। ऐसे में देश को जलाने की एक साजिश है। श्रीलंका इकोनॉमिक क्राइसिस में जल गया, अमेरिका फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में जल रहा है, यूरोप के अंदर दूसरे दंगे और दूसरी वॉर का खतरा है, इंडिया बचने की सिचुएशन में है। तो इंडिया जो है उसको रीजन देने के लिए यहां पर सोशल क्राइसिस क्रिएट किया जा रहा है। तो हिंदू मुस्लिम दंगों को किसी भी तरीके से अगर एक एंगल उसका फॉरेन एंगल देखा जाए तो कहीं ना कहीं हमारे को यह मानना पड़ेगा कि विदेशी अगर चंदे से कुछ जो पत्थरबाजी करने वाले लोग हैं, प्रोवोकेशन का ड्रामा करने वाले लोग हैं, वो केवल और केवल देश के दुश्मन हैं। और वो जो हैं वो इस हद तक सिचुएशन को क्रिएट कर रहे हैं कि भारत को किसी भी तरीके से किसी ना किसी मुसीबत में फंसाया जाए ताकि कंट्रोल सिचुएशन से मतलब ताकि भारत बर्बादी के अंदर ही रहे, आगे ना बढ़ पाए। अब आगे जो होगा वो तो वक्त बताएगा। मेरा तो मानना यही है, बहुत बड़ी साजिश फॉरेन की पावर्स की लग रही है या फिर इंडिया में ही कोई बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है जो इंडिया को तोड़ने की साजिश में लगा हुआ है। उसका ये एफर्ट है, PFI जैसे ऑर्गेनाइजेशंस, उनका ये एफर्ट है जिसकी वजह से आज भारत इतनी बुरी सिचुएशन से गुजर रहा है कि महज 15 दिन के अंदर 20 से ज्यादा दंगे हो गए, यानी ऑन एन एवरेज 1 से ज्यादा दंगे एक दिन के अंदर हो रहे हैं। अब आगे क्या है दोस्तों वो तो वक्त बताएगा। कमेंट बॉक्स में हम इस चीज के ऊपर जरूर डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।